प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आज राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों की चर्चा करते हुए आज मैं राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा करता हूँ। राज्य के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राज्य के प्रमुख रूप से विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनकी क्या भूमिका है और राज्य के विकास में वो कितना सहायक हैं, राज्य के कार्यशैली में उनकी क्या उपयोगिता है। इन तमाम सारे तथ्यों पर हम परिचर्चा के माध्यम से आज की क्लास में आपको वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो आपके जीवन में सदुपयोगी सिद्ध होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसकी पूर्व की क्लास में मैंने राज्य से संबंधित उन समस्त तथ्यों का अध्ययन किया था, उस समस्त उसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया था, उसकी विचारधाराओं का अध्ययन किया, राज्य का अर्थ एवं परिभाषा हमने बताया और राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में हमने चर्चा की थी। इसकी संपूर्ण चर्चा हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने किया था और आपको जानकारी पहुंचाई थी। आज की क्लास में मैं आपको राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं उन सब की व्याख्या करेंगे, उनका वर्णन करेंगे और आप सबको उससे संबंधित समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का प्रमुख बिंदु क्या है, मुख्य टॉपिक्स क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, उन सब की चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति की विभिन्न सिद्धांतों की जब चर्चा करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहा गया है कि व्यक्ति स्वभावतः ही जिज्ञासु है। यानी कि व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इससे स्वभावतः स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति क्या है, एक जिज्ञासु प्रणाली है, अर्थात वो जिज्ञासु प्राणी है और जो कि एक नई चीज जानने की इच्छा रखता है। तो कहने का मतलब साफ है कि मनुष्य अपने लिए एक नई जानकारी खोजने का सदैव प्रयास करता है और उसके लिए वो एक अहम लक्ष्य होता है। ठीक इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो देखें इसमें लिखा है कि व्यक्ति स्वभावतः ही जिज्ञासु है, अर्थात व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जिज्ञासु है। यानी कि व्यक्ति अगर कोई चीज बंद कमरे में है, अगर किसी को मना कर दिया जाए कि आप वहां मत जाना, तो वो व्यक्ति की लालसा और बढ़ जाती है और उस कमरे में जब तक वो देख नहीं लेता तब तक उसको आत्मसंतुष्टि नहीं होती। अर्थात कहने के मतलब जिज्ञासु मतलब ज्ञान और जानने की इच्छा रखने वाला। तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखने वाला है। और अपनी इस जिज्ञासा के कारण कहा गया, व्यक्ति अपनी इस जिज्ञासा के कारण उसने राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयत्न किया है। क्या किया है, इस जिज्ञासा के कारण ही उसने राज्य की उत्पत्ति का इतिहास क्या है उसका उसने पता लगाने का प्रयास किया है। और किंतु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का, किंतु अगर चर्चा करें तो किंतु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। मनुष्य द्वारा जब इतिहास राज्य की उत्पत्ति का इतिहास खोजने पर उसमें जब पता लगा कि जिस स्तर से उचित ज्ञान प्राप्त होना चाहिए उस रिसर्च के द्वारा, उस खोज के द्वारा उस उत्पत्ति का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हो सका है, तो उसने एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या है कि राजनीतिक विचारकों द्वारा कल्पना का सहारा लिया गया है। अर्थात जो राजनीतिक विचारक हैं जब उन्होंने इतिहास की खोज की, उसकी उत्पत्ति की खोज करने का प्रयास किया, जब उससे सफलता नहीं मिली तो उस दौर के जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने किसका सहारा लिया, कल्पना का सहारा लिया, अर्थात सोच विचार का सहारा लिया। कल्पना के सहारे के पश्चात उन्होंने राजनीति की उत्पत्ति के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। अगर राजनीति की उत्पत्ति के सिद्धांतों की अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि राजनीति की उत्पत्ति के सिद्धांतों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 4 रूपों में हम देख सकते हैं, जो कि एक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और उसमें से अगर चर्चा करें, सबसे पहला जो
सिद्धांत है वो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अर्थात कहने का मतलब जो इस सिद्धांत की उत्पत्ति जो हुई है, क्या हुई है? दैवी उत्पत्ति, अर्थात देवताओं के द्वारा उत्पत्ति हुई है। और दूसरा सिद्धांत है वो है शक्ति का सिद्धांत, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के आधार को ही शक्ति के अनुसार हुई है। तो कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है शक्ति का सिद्धांत। और तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ये बढ़ावा देता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य का जो सिस्टम चलता है वो इस पर निर्भर करता है। और चौथा जो है वो है विकासवादी सिद्धांत, अर्थात समाज में निरंतर विकास की प्रक्रिया क्या है कि राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत इस रूपों में देखे जा सकते हैं। ठीक, अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन विभिन्न सिद्धांतों में 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें से दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की ऐतिहासिक रूप में कल्पना की गई है, उसकी चर्चा की गई, उसकी परिचर्चा की गई है, उसका अध्ययन किया गया है। तो आइए देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनमें से पहला सिद्धांत जो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस रूप में ये संदर्भित करता है कि ये राज्य की उत्पत्ति इस रूप में हुई है। आइए उस पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। क्या है? सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सबसे अधिक प्राचीन सिद्धांत है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं, इस सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं परंतु ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति जो है अत्यधिक प्राचीन सिद्धांतों में से गिना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक संस्था है, एक दैवी संस्था है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ईश्वर या तो कार्य स्वयं करता है या फिर इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। कहा गया है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में ईश्वर द्वारा स्थापित ये संस्था है और इसमें जो कार्य किए जाते हैं, समस्त कार्य किए जाते हैं या तो ईश्वर स्वयं करता है या फिर उसके द्वारा स्थापित प्रतिनिधि द्वारा इस संस्था का संचालन किया जाता है, राज्य के कार्य किए जाते हैं। ठीक, अगले क्रम में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। कौन है? राजा जो होता है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि, अर्थात ईश्वर के द्वारा एक प्रतिनिधि के रूप में राजा को बिठाया जाता है, राजा को भेजा जाता है और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वो केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा के परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य हैं। अर्थात जब ईश्वर के द्वारा स्थापित वो प्रतिनिधि राजा होता है तो राजा द्वारा दिए गए आदेश, राजा द्वारा कहे गए कानून को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम धार्मिक कर्तव्य है। ठीक, इस सिद्धांत के अंतर्गत इसकी चर्चा इस रूप में की जा सकती है
इस रूप में इसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत में सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं और उन तत्वों की व्याख्या, उन तत्वों की चर्चा हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं, जिसे इस आधार पर इसको हल किया जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो सबसे पहले रूप में देखते हैं कि सिद्धांत का जो प्रमुख सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत है कि राज मानवीयकृत है। राज मानवीयकृत नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय सृष्टि है। कहा गया है कि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसकी सृष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है। राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव है। राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है और ईश्वर ही राजाओं की शक्ति को प्रदान करता है। किसका हुआ है? राज्य शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ है ईश्वर के द्वारा हुआ है और ईश्वर ही राजाओं की शक्ति को प्रदान करता है। ईश्वर के द्वारा जो राजाओं की शक्ति होती है उसको ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। तो आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत और कौन कौन से हैं, उनको किन रूप में जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं, सिद्धांत के प्रमुख तत्व, उसमें से तीसरा सिद्धांत इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, अर्थात ईश्वर द्वारा किए गए जो कार्य, प्रत्येक कार्य को ईश्वर जो है सृष्टि के हित में करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा के सभी कार्य ठीक न्याय संगत और आवश्यक रूप में जनता के हित में होंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब साफ है कि जिस प्रकार ईश्वर द्वारा किया गया समस्त कार्य सृष्टि के हित में होगा, ठीक उसी प्रकार से राजा के द्वारा किया गया समस्त कार्य वो जनता के हित में सिद्ध होगा, न्याय संगत होगा और जनता के हित में होगा। ठीक। अगला जो है कि राजा सत्ता का पैतृक होता है। क्या होता है कि राजा का लड़का ही राजा होगा, अर्थात राजा की सत्ता जो है वो पैतृक रूप से होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो है क्रम चलता रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है पिता के बाद पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है, यानी कि राज सत्ता पैतृक होती है और पिता के बाद पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। अगला है राजाओं की आलोचना निंदा धर्म विरुद्ध है, यानी कि अगर राजाओं की आलोचना की जाए और इसकी निंदा की जाए तो वो क्या है? धर्म के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। अर्थात राजा की आलोचना ईश्वर की आलोचना कही जाएगी, तो राजा की निंदा या आलोचना नहीं की सकती। ठीक। तो आज के क्रम में आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।